प्रस्तुत किया। तकरीबन 1.5 घंटे उन्होंने संसद में भाषण दिया। उस भाषण के अंतर्गत सरकार की प्राथमिकताओं को और उपलब्धियों को उन्होंने जनता के बीच साझा किया। संसद के माध्यम से इस बजट को देश भर में सुना गया। लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग जो टैक्स के संदर्भ में थी, अर्थात इनकम टैक्स के संदर्भ में, उसमें उन्होंने घोषणा की, बताने की चेष्टा की कि वो कितनी बड़ी राहत इस देश के टैक्स भुगतान करने वाले लोगों को देने जा रही हैं। अभी उसका विवेचन करना बाकी है कि वस्तुतः वह वाकई इतनी बड़ी छूट है जितना जाहिर की जा रही है, या वो छूट ऐसा कुछ नहीं है जितना बताया जा रहा है। पर इसके अलावा भी इस बजट में बहुत कुछ बताया गया। इसके अंतर्गत बताया गया कि सरकार ने सप्तऋषियों के आधार पर अपनी 7 प्राथमिकताएं तय की। उन 7 प्राथमिकताओं के आधार पर हर वर्ग को उन्नति का अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयत्नशील है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि अमृत काल का यह पहला बजट है और उस बजट के माध्यम से देश एक मजबूत दिशा में आगे बढ़े, ये कोशिश की गई है। सरकार ने इसके अंतर्गत एक बड़ा जो घोषणा की वो ये की कि 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त राशन की योजना पिछले 2 वर्ष से चल रही है, उसे अगले 1 साल के लिए भी बढ़ा दिया गया है। यह अपने आप में बड़ी घोषणा इसलिए क्योंकि वित्त मंत्री ये बता रही हैं कि इस योजना पर तकरीबन 2 लाख करोड़ खर्च किए गए। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करने की बात की गई, अंतिम वर्ग के लिए काम करने की बात कही, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की बात की गई। शिक्षा के क्षेत्र में बताया गया कि एकलव्य स्कूल का विस्तार किया जाएगा और उसके तहत 38,000 नए लोगों की भर्ती उसमें की जाएगी। 157 नए मेडिकल कॉलेज 2014 से लेकर अब तक खोले गए हैं। इन मेडिकल कॉलेज के साथ अब 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में जिस काम का हम उल्लेख कर रहे थे, उसके संदर्भ में उन्होंने बताया कि रेलवे के विस्तार के लिए 2,40,000 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। तो कुल मिलाकर तमाम घोषणाएं हैं। इन घोषणाओं के विवेचन की कोशिश हम करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मृणाल पंत हैं और साथ ही टैक्स विशेषज्ञ प्रवीण कुमार जी भी हमारे साथ हैं। बीच बीच में हमारे साथ और भी मेहमान आते रहेंगे, तो उनसे भी आपका हम परिचय कराते रहेंगे। एक हमारे साथ अश्विन गर्ग जी भी जुड़ चुके हैं जो टैक्स विशेषज्ञ हैं। तो बातचीत की शुरुआत हम एक राजनीतिक प्रतिक्रिया के तौर पर पंकज चतुर्वेदी जी से करते हैं। सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधि के तौर पर वह यहाँ मौजूद हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सब अच्छा हमें बताएं जिससे लोगों में एक उम्मीद जगे। तो पंकज जी, आपकी जिम्मेदारी, कितना अच्छा ये बजट? धन्यवाद हिमांशु जी। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये बजट एक ऐसा बजट है जी जिसने देश के 143 करोड़ लोगों की जो आशा और अपेक्षा थी उसको पूर्ण किया है जी और कोई भी वर्ग इस बजट से उपेक्षित अनुभव नहीं करेगा। जी जिस बजट के माध्यम से भारत की विकास दर 7% के आसपास हो, जबकि चीन की विकास दर 5% हो, यूरोप की 0.7% हो, अमेरिका की 1.7% हो, जी दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं मंदी में हो और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती में हो, उसको उसका परिचय है कि हमारा बजट है। जी कृषि के विकास के लिए, नए स्टार्टअप के लिए यदि 20 लाख करोड़ का प्रावधान हो, रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का प्रावधान हो, 7,000 करोड़ रुपए ई न्यायालय के लिए हो, जी अवशिष्ट गोवर्धन के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान हो, आदिवासी विकास के लिए 15,000 करोड़ का प्रावधान हो, अर्बन इंफ्रा के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान हो, 63,000 से अधिक हम जो हमारी कृषि सोसाइटी है उनका कंप्यूटरीकरण कर रहे हो, सिकिल सेल एनीमिया को 2047 तक मुक्त करने का प्रावधान हो, 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती सिखाने की बात हो, और यदि आयकर की छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी जाए तो मुझे लगता है कि ये हर्ष का विषय है। और जैसी मैंने आग्रह किया आपसे कि जैसी उम्मीद थी कि इस बार का बजट बहुत सारी जन अपेक्षाओं को पूर्ण करेगा, तो मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं भारत सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को। पंकज जी, ये 5वां बजट है निर्मला सीतारमण का 5 साल के अंतर्गत। पहले बजट के मुकाबले बेहतर है या पहले बजट के मुकाबले कमतर है? देखिए हिमांशु जी, आप किसी भी व्यवस्था की तुलना करते हैं समय, काल और परिस्थिति के आधार पर, और मैं ऐसा मानता हूं कि जो पहला बजट था वो उस समय काल परिस्थिति के हिसाब से श्रेष्ठ बजट था, और ये जो 5वां बजट है वो इस समय काल परिस्थिति के हिसाब से श्रेष्ठ बजट है। स्थिति परिस्थिति के आधार पर श्रेष्ठता की तुलना की जाती है, तो मुझे लगता है कि 19 का बजट 19 की परिस्थितियों में श्रेष्ठ था और 23 का बजट 23 की परिस्थितियों में श्रेष्ठ है। तो ये बात आप 2004 से लेकर 2014 तक पूर्ववर्ती जो यूपीए सरकार थी उसके बजट के संदर्भ में भी आप इसी सिद्धांत के हामी हैं कि उस समय का वो बजट अच्छा था, आज के समय में ये बजट अच्छा है, या सरकार बदलने के साथ में बजट के संदर्भ में आपका नजरिया बदल गया? मैं आपकी बात का बिल्कुल उत्तर देता हूं। देखिए हिमांशु जी, बजट का प्रतिसाद, बजट का परिणाम और बजट के बाद अर्थव्यवस्था,
कैसी है। 2022 से लेकर हम तो यदि 2020 से बात करें, जब कोरोना की महामारी आई, फिर रूस का और यूक्रेन का युद्ध पिछले 1 साल से चल रहा है, बीच में अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाई। 3 बड़े ऐसे झटके थे जिनने दुनिया भर की इकोनॉमी का बहुत तबाही मचा दी, नुकसान कर दिया। मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल की तो बात कर नहीं रहा, उनको तो छोड़ दीजिए, वो तो भगवान भरोसे, उनका क्या होगा, हमारे बगल के देश हैं, वो उनका काम जाने। पर यदि हम भारत की तुलना अमेरिका से करें तो 1.4% की विकास दर, चीन से करें तो 5% की विकास दर, पूरे यूरोप में 1% से नीचे की विकास दर, और ऐसे में 7% की विकास दर हो, आपका निर्यात जो है वो जबरदस्त हो रहा हो, आपकी विदेशी मुद्रा भंडार को जो है वो पर्याप्त भरा हो, दुनिया भर में तमाम प्रकार के क्राइसिस के बाद आप 7% की विकास दर को लेकर चल रहे हो, राजकोषीय घाटा आपका जो आप 4.5% से नीचे लाना चाहते हैं, जो 6% के ऊपर था, वो 5.9% पर आ गया हो, जो 2025 तक 4.5% पे जाना हो, तो मुझे लगता है कि ये सर्वश्रेष्ठ बजट है। और पुरानी सरकारों का बजट यदि हिमांशु जी अच्छा होता, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता, तो 8 साल से जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अपनी कृपा नहीं बरसा रही होती। तो पंकज जी अभिभूत हैं, कितना बढ़िया बजट मिला है। पंकज जी पुराने साथी रहे हैं मृणाल पंत जी के, और मृणाल पंत जी अपने पूर्व साथी की बात से कितने सहमत हैं। आप भी इतने ही मुग्ध हैं मृणाल जी। जन अपेक्षाओं को पूरा करता हुआ बजट है, हर वर्ग के लिए सब कुछ है। क्या कहते हैं आप? पार्टीगत भावना से उबर कर क्या कोई बात कहने के लिए मृणाल पंत तैयार हैं, या एक विरोधी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? अच्छा बजट कैसे बता दें? मृणाल जी हकीकत जी, और हकीकत ये कहती है जी कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम इस बजट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इससे बुरा बजट इस समय, जब देश की जनता राहत की आस कर रही थी, जब महंगाई सर्वकालिक उच्चतम स्तर पे है, उस समय ना तो इस बजट में गरीबों के लिए कुछ है, ना किसानों के लिए कुछ है, ना महिलाओं के लिए कुछ है, ना शिक्षा के क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ है, ना ही स्वास्थ्य के लिए कोई नया एलोकेशन किया गया। ये बजट पूरी तरह से एक बार फिर साबित करता है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल 5-7 चुनिंदा उद्योगपति हैं, और उनको जितनी राहत दी जा सकती है, उनकी जितनी मदद की जा सकती है, उसके अलावा इस बजट में कुछ नहीं है। और तो और 5G का जो काम प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं, उनको मदद करने के लिए सरकार आम जनता के खून पसीने की कमाई से 100 5G लैब स्थापित करने का एलोकेशन इस बजट में खुलेआम कर रही है। दुख की बात यह है कि मेरे साथी शायद तैयारी से नहीं आए। पिछले 5 साल से हिंदुस्तान की आम जनता की कमाई वो की वही है जो 2016 में थी, 2.25 लाख रुपए। और पिछले 5 सालों में कमाई बढ़ी है तो केवल देश के 4% लोगों की बढ़ी है, 90% लोगों की कमाई घटी है। गर्व से जो पंकज जी बता रहे हैं कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन देने के लिए सरकार ने प्रावधान किया है, वो ये बताना भूल गए जो 12 किलो अनाज मिला करता था वो घटा के 5 किलो कर दिया गया। देश में आज भी हालत यह है इस सरकार के 8 साल के शासन के बाद कि केवल वित्त मंत्री जी ने बताया 6.5 करोड़ लोगों ने हिंदुस्तान में इनकम टैक्स रिटर्न भरा है, और उसमें से वास्तविक टैक्स पेयर यानी जिन्होंने रिफंड नहीं लिया है, वास्तविक टैक्स पेयर केवल 1.5 से 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ लोग हैं। ये इस देश की माली हालत को बताता है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाना उपलब्धि नहीं है, गरीब और गरीब हुआ है, और देश की संपदा। मैं मृणाल जी थोड़ा रोकना चाहूंगा। देश की वित्त मंत्री बता रही हैं 2014 के मुकाबले 2023 में जब वो बजट प्रस्तुत कर रही हैं, प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो गई है देश के लोगों की। 1,97,000 रुपये सालाना आय हुए, 2014 के मुकाबले दुगनी हो गई है। मृणाल जी ये आंकड़ा बताया गया। आपने कहा शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया है, बताया तो गया है 38,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। एकलव्य स्कूलों में आदिवासी इलाकों के बच्चों को पढ़ने के लिए नए अवसर उपलब्ध कराने की बात कही गई है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात कही गई है। पीएम कौशल विकास योजना के विस्तार की बात कही गई है। तो और क्या चाहते हैं आप, और क्या करें? वो दुगनी तो कर दिया है। का सवाल है, जहां तक नर्सिंग कॉलेजों का सवाल है, 157 चिकित्सा महाविद्यालयों में वित्त मंत्री जी ने ये नहीं बताया कि पहले से कितने, इनमें से कितने हैं जिनमें पहले से ही नर्सिंग कॉलेज चल रहा है।
वित्त मंत्री ने ये नहीं बताया कि 2 करोड़ रोजगार का वादा जो आज से 8 साल पहले भारत की सरकार और उनके प्रधानमंत्री ने किया था, ये जो 37,000 नई नौकरियों की बात हो रही है, ये उसमें शामिल है या कि उसके लक्ष्य से अभी भी कितनी दूर है। तो इस तरह से केवल आंकड़ों की बाजीगरी किए जाने से लक्ष्य पूरे नहीं होते। ये केवल वादे हैं। ये उसी तरह का वादा है जिस तरह का वादा पिछले बजट का पेश करते हुए भारत की सरकार ने कहा था कि विकास दर 7.5 से 8% रहेगी, लेकिन वास्तव में वो 6.5% से नीचे आई। पहली बार एक दिन पहले प्रस्तुत किए हुए लेखा दुकान में वित्त बजट में भी 15% का डिस्काउंट करने की बात प्रधानमंत्री ने कही। आज तक हमने इस तरह का जुमला पहले कभी नहीं देखा। तो मृणाल जी खारिज कर रहे हैं, वादे हैं, वादों का क्या। लेकिन मेरे साथ में इस विषय पर आधिकारिक टिप्पणी करने के लिए मौजूद हैं लोग जिनका राजनीतिक पूर्वाग्रह नहीं है। अश्विन जी मेरे साथ में हैं, उनसे जानने में हमारी दिलचस्पी है कि बतौर अर्थशास्त्री वो इस बजट को किस दृष्टि से देखते हैं। देश की वित्त मंत्री ने बड़ी उम्मीदें इस बजट के साथ जताई हैं। उन उम्मीदों को बतौर अर्थशास्त्री अपनी कसौटी पर आप कहां पाते हैं अश्विन जी? बताना चाह रहा हूं जी। मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं। मैं औद्योगिक संगठन का अध्यक्ष हूं, छत्तीसगढ़ उद्योग चैम्बर का प्रदेश अध्यक्ष हूं और उर्ला एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं जी। तो उद्योगों की नज़र से अगर हम देखते हैं तो ये काफ़ी मिला जुला बजट रहा है। इसमें जो हमारी अपेक्षाएं थी वो तो पूरी नहीं हो पाई हैं, बट खासकर एमएसएमई सेक्टर के लिए जो है वो सरकार ने काफ़ी कुछ करने की अपनी इच्छा जाहिर की है। क्योंकि आप जानते हैं कि एमएसएमई सेक्टर जो है एक बैकबोन है हमारी इकोनॉमी का, और इसलिए करीब करीब आपका जीडीपी का 33% में कंट्रीब्यूट करता है और करीब करीब 40% जो है इसका एक्सपोर्ट्स है। तो रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो एमएसएमई उद्योग से ही निकलती हैं। इसमें हमारी वित्त मंत्री ने जो किया है उसके लिए क्या है कि जो इकाइयां बंद हो गई थी या सिक यूनिट थी एमएसएमई, उनके लिए रिफंड एक स्कीम लाई है। अब इस स्कीम के बारे में भी बहुत डिटेल तो मैं बता नहीं सकता हूं क्योंकि अभी खाली घोषणा हुई है। और एक जो कोविड अफेक्टेड एमएसएमई यूनिट्स थी उनके लिए उन्होंने 95% कैपिटल लौटाने की बात कही है। और एक एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई गई थी जिसमें अलग से 9,000 करोड़ का पंपिंग किया गया है। तो इसका बेनिफिट कितना एमएसएमई उद्योग को मिलता है तो आने वाला समय ही बताएगा। एमएसएमई के इंटरेस्ट रेट में 1% की कटौती की गई है। हम ये चाहते थे कि जो हमारा फिक्स डिपॉजिट पे जो हमारा इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट हमारा एमएसएमई उद्योगों पे लगना चाहिए, क्योंकि कोविड के कारण से सबसे अफेक्टेड जो थे वो एमएसएमई उद्योग ही थे। अब उनको वापस हमको पटरी पे लाना है तो हमको अपने ब्याज की दर को उनके लिए अलग से कम करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर मैं रिलेटेड बात करूं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो फंडिंग में 66% की बढ़ोतरी की गई है, ये एक सराहनीय कदम है। इससे काफ़ी कुछ हमारे उद्योग लोहे से आधारित हो गए, सीमेंट से हो गए, उनको बढ़ावा मिलेगा। रेलवे में सरकार ने करीब 2.4 करोड़ के लिए नए प्रोजेक्ट्स के लिए कहा है। इससे भी काफ़ी कुछ रोजगार उपलब्ध होगा, नए उद्योग लगेंगे जो कि रेलवे से आधारित प्रोडक्ट्स को बनाएंगे। जो सरलीकरण के लिए घोषणा की गई है कि भाई हमारे को डिजी लॉकर सिस्टम को बढ़ावा देना है जी। ये एक बहुत सराहनीय कदम है। हम पिछले कई समय से मांग करते रहे हैं कि हमको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ आगे बढ़ना है तो डिजी लॉकर सिस्टम को लागू करना चाहिए। केवाईसी की स्कीम को भी, प्रक्रिया को भी सरल करने की बात। मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा बतौर उद्योगपति आपके अनुभव को जानने के लिए। मृणाल जी हमारे साथ में, तो उनका कहना है कि वादे कर दिए जाते हैं, घोषणाएं कर दी जाती हैं। 8 साल की बात नहीं करते, 4 साल की बात करते हैं जिस दौरान में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। इस दौरान माहौल कितना सकारात्मक हुआ है उद्योगों की दृष्टि से? क्या इन 4 साल में उद्योग जगत को ऐसा लगा कि काम करने का वातावरण बेहतर है और काम बढ़ाया जाए, या वातावरण यह है जो है वो बचा रह जाए, इसके लिए जूझा जाए? देखिए 4 साल की जैसे आप हिमांशु जी बात कर रहे हैं, उसमें से 2 साल 2.5 साल तो हमने कोविड में गंवाए हैं अपने जी। 2-2.5 साल के अंतर में जो उद्योग थे, जो चालू उद्योग थे, उनका पहला प्रेफरेंस था कि हम अपने उद्योगों को कैसे बचा लें इस पीरियड में। नए उद्योग लगना तो एक अलग बात थी, हम जो उद्योग चला रहे थे उसको हम कैसे बचा सकते हैं और हमारे वहाँ जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनको कैसे हम रोजगार देते रहें, ये हमारी पहली प्रायोरिटी थी।
आने वाला समय, जैसे कि अभी बात चल रही थी, मैं दोनों पैनलिस्ट की बात सुन रहा था कि हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है काफ़ी ग्रोइंग इकोनॉमी बताया जा रहा है, कंपेरेटिव टू यूएस हो गया, चाइना हो गया, या हमारे नेबरिंग कंट्रीज हो गए जैसे नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश की बात की जाए। निस्संदेह जरूर है कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट की जो इच्छा रही है कि हमारा जो निर्यात है वो बढ़े और आयात को हम कम करें, उस दिशा में जरूर हम अग्रसर हैं, बट अभी हमको बहुत कुछ करना बाकी है। ये आने वाला समय बताएगा कि हमारी जो $5 ट्रिलियन की जो प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि इकोनॉमी हमारी पहुंचे, उसमें हम कहां तक सफल हो पाते हैं। इसके लिए हमारे को काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और सरकार को जो है पूर्ण रूप से हमारे इच्छा अनुसार पॉलिसी फ्रेमवर्क करना पड़ेगा। हमारे इच्छा अनुसार पॉलिसी को फ्रेमवर्क करना होगा, ये बात कह रहे हैं अश्विन जी। लेकिन मेरे साथ में इस समय प्रवीण कुमार जी जो टैक्स एक्सपर्ट हैं। इनकम टैक्स के संदर्भ में दायरा बढ़ाया गया है छूट का, वस्तुतः वह वैसा ही बड़ा है या इसमें भी झोल है? प्रवीण जी, ये जानने में दिलचस्पी है। बताया है कि 7 लाख कर दिया गया है, पर मैं आपसे जानना ही चाहता हूँ, ये 15 लाख तक की जो कहानी है, इसमें जो छूट मिलती थी पुरानी टैक्स पॉलिसी के तहत 1.5 लाख तक के निवेश के संदर्भ में, मेडिक्लेम के संदर्भ में, इस प्रकार के तमाम प्रावधान थे, वो प्रावधान बरकरार रहेंगे या वो प्रावधान गोल कर दिए गए हैं और हम बहके हुए हैं, अपने आप में मुग्ध हो रहे हैं? देखो सरकार ने कितना बड़ा काम हमारे लिए कर दिया है, तो थोड़ा रोशनी मिले आपसे, हुआ क्या हमारे साथ? देखिए, ये तो अभी तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बहुत सारा होमवर्क दे दिया है हमें। सारे वो धीरे धीरे अंदर जो बीच की लाइनें हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। बट ये क्लियर है कि जो ओल्ड स्कीम थी जिसमें हम एटीसी का या मेडिकल क्लेम का या इन सब का डिडक्शन लेते थे, हमारी सरकार ये चाहती है कि सब लोग नए रिजीम की तरफ मूव करें जिसमें कि सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर रहेगा और आपको रिबेट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। सीधा 7 लाख तक का आपका जो रिबेट है वो रहेगा। और जो इनकम टैक्स के अंदर जो, अगर आप इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आम आदमी की तरफ से देखें तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं कि ये सिंप्लीफाइड हो गया है, लेकिन कंप्लायंसेस इतने सिंप्लीफाइड नहीं है। ये एक मेरा क्वेश्चन पंकज जी के साथ सामने भी रहेगा कि हालांकि नया इनकम टैक्स का फॉर्म आ गया, सारा आईटी बेस्ड इनकम टैक्स फेसलेस असेसमेंट आ गया, लेकिन जो आम आदमी अपनी रिटर्न भरना चाहे तो क्या वो कंप्यूटर खोल के अपनी रिटर्न भर सकेगा इस नए फॉर्म के अंदर? और जो सिंप्लीफाइड स्कीम है, जो न्यू रिजीम के हिसाब से जो रिबेट मिल रही हैं, क्या वो ऑटोमेटेड हो पाएंगी? जैसा कि आपने बोला हिमांशु जी कि यह बड़ा घुमावदार बजट है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा कि इसके ये सब स्कीमों का अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या होगा। बट एक चीज क्लियर है हमारे जो गवर्नमेंट है या जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जिस रास्ते पे चले थे शुरू से, उसी रास्ते पे ही आगे का स्टेप है ये बजट मेरे ख्याल से। बिल्कुल उसी डायरेक्शन में चल रहा है जहां पर आप स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं, एमएसएमई को बढ़ावा दे रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। जो इनकम टैक्स पे करने वाले लोग हैं उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकम टैक्स रिजीम की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। पुराना रिजीम चलता रहेगा उसके हिसाब से, अभी तक तो चल रहा है। इस बजट में भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं आया है कि पुराना रिजीम खत्म हो जाएगा। तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि पुराने हिसाब से इनकम टैक्स दे तो ज्यादा लगेगा या नए हिसाब से इनकम टैक्स दे तो ज्यादा लगेगा। तो जो मुझे लग रहा है इनिशियल रीडिंग से ये पता चलता है कि नए रिजीम की तरफ गवर्नमेंट एनकरेज कर रही है टैक्स पेयर्स को। पर मैं प्रवीण जी आपसे जानना चाहूंगा, ये सरकार बता रही है आज कि हम इनकम टैक्स के फॉर्म को सरलीकृत कर रहे हैं। इससे पहले भी सरकार ने बताया था, उसका नाम ही था सरल फॉर्म। अब ये फॉर्म का नाम क्या रहेगा? बहुत सरल फॉर्म। सरल फॉर्म से तो हम कर नहीं पाए, तो क्या माने अब नाम बार बार बदल के आना आप लोगों के पास ही पड़ता है। तो थोड़ा आप इसके संदर्भ में कुछ व्याख्या करेंगे? हाँ, मेरे ख्याल से जो अभी समझ में आ रहा है कि जब ये इस तरीके का फॉर्म आएगा, अभी आज की डेट में आप इनकम टैक्स की वेबसाइट खोलिए, आपको किस बैंक से कितना ब्याज मिला, कहां पर आपने इन्वेस्टमेंट किया, वो सब इंफॉर्मेशन आपकी आ जाती है। इंफॉर्मेशन जो मेरी समझ है, जो डायरेक्शन होनी चाहिए
कि आपके इनकम टैक्स का रिटर्न का फॉर्म पहले से ही भरा हो, जहां पे आपने सिर्फ जो चेंजेस करने हैं वो करें। अगर ये हो जाता है तो नथिंग लाइक इट। तो इस बदलाव के संदर्भ में बात करें, मैं दूसरी आपसे बात समझना चाहता हूं, इस पूरे प्रावधान में बजट को लेके एक वातावरण बनता है बजट के बाद में कि इसमें लोगों को तरक्की के अवसर मिल रहे हैं या सरकार अपनी तरक्की का अवसर लोगों के पास जो है उसे अपने पास लेने के संदर्भ में देख रही है। आपसे जानना ही चाहता हूं, सरकार करने क्या जा रही है? सरकार से पैसा लोगों को मिलने जा रहा है या सरकार ने घुमाकर इंतजाम ये किया है कि जो लोग हैं उनके पास जो पैसा है वो अपने पास कैसे आ रहा है? थोड़ा समझाएंगे इसे। ये तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने लास्ट में कहा कि लगभग 35,000 करोड़ रुपए का आउटगो है। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट को ओवरऑल नुकसान है 35,000 करोड़ रुपए का इन नए टैक्स प्रोविजंस के साथ। सो अगर आप बजट को ध्यान से देखें तो जो फोकस है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की तरफ है, लोगों को एनकरेज करने के लिए कि आप अपना बिजनेस करें या आप अपनी नौकरी करें। तो जो फोकस है हमारे गवर्नमेंट का या फाइनेंस मिनिस्टर का, मेरी समझ से वो आम आदमी की तरफ है। तो ये कहना गलत रहेगा कि आम आदमी की तरफ से गवर्नमेंट ज्यादा पैसे खींचने की कोशिश कर रही है। तो प्रवीण जी, नतीजे के साथ है कि पैसा सरकार आम आदमी तक पहुंचाने की कोशिश करे इस बजट के तहत। इस बजट में फोकस जो है वो आम आदमी पर है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े रहे हैं। हमारे साथ इस समय दिल्ली की ओर रुख कर रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास मौके पर। और आपसे जानना चाहता हूं, आपकी मुस्कुराहट बता रही है, आपको लग रहा है कि यह बजट ऐसा आ गया है कि 2023 का मामला बन जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। क्या माने, निर्मला सीतारमण ने बाकी सबके लिए क्या किया पता नहीं, आपके लिए क्या किया बतौर प्रदेश अध्यक्ष? हिमांशु जी, मध्य प्रदेश मात्र नहीं पूरे देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने आज जो बजट प्रस्तुत किया, ये सर्वसमावेशी बजट है और यह बजट देश के आर्थिक चक्र को मजबूत करने वाला बजट है और उसको ताकत देगा कि आगामी आने वाले 100 वर्षों के अंदर जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, ये जो अमृत काल है, जो शतायु भारत जब होगा, तो यह भारत को आत्मनिर्भर और गरीबी मुक्त भारत होगा। तो ये आगामी, जिसको मैं कहता हूं कि दूरदर्शी बजट है जी। और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज इस देश के अंदर महिला, युवा, जवान, किसान, इन सब लोगों के लिए उन्हें स्ट्रेंथन करने वाला बजट है कि उनकी आशा और आकांक्षाओं को पूरा करेगा। अगर मैं ये कहूं कि नौजवानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से शुरुआत की है कि देश के अंदर पीएम कौशल विकास योजना 4 शुरू करना, ये नौजवानों को रोजगार के बड़े अवसर तो देगा ही। देश के नौजवान, जो नया भारत है और यंगेस्ट इंडिया है, इससे जो ताकत मिलेगी। स्किल इंडिया के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पुनः स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की बात की है। साथ में युवा उद्यमियों के लिए कृषि स्टार्टअप शुरू करने की बात की है और नौजवानों के लिए जो जिस प्रकार से 10 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर है जी, इसके माध्यम से जो रोजगार उत्पन्न होंगे, ये नौजवानों को बड़े अवसर देने का काम है। महिलाओं के बारे में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने जो कहा है कि जो 2 लाख रुपए की बचत करेंगे उनको 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो महिलाओं को भी स्ट्रेंथन करने का बजट है, किसानों को स्ट्रेंथन करने का बजट है, युवाओं को भी ताकत देने वाला बजट है। पर बड़े पैमाने पर नौकरियों का सृजन जो औद्योगिक क्षेत्र में होता है, उन उद्योगों को कुछ दिया गया है या डर गई आपकी सरकार कि उद्योगों के लिए कुछ भी करेंगे तो आरोप लगेंगे, ये उद्योगपतियों की सरकार है? डरा तो नहीं गई सरकार? देखो, एमएसएमई के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको जो फोकस किया है कि एमएसएमई के अंदर उन्हें स्ट्रेंथन करने की जो बात हुई है और उसके माध्यम से जो स्ट्रेंथन होंगे, ऐसा प्रधानमंत्री, भारत के ये वो प्रधानमंत्री हैं जो किसी चीज से डरते नहीं हैं। और ये तो हिमांशु जी आप जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर, इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने व्यक्तित्व और कर्तृत्व से स्थापित किया कि प्रधानमंत्री किसी चीज से डरते नहीं है, लेकिन चिंता सबकी करना। और इस दिशा में जो मैंने पहले ही कहा कि सर्वसमावेशी जो बजट है, इसलिए इस बजट में एमएसएमई को राहत देते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने 3 करोड़ तक के टर्नओवर पर जो राहत दी है, उसमें रोजगार के नए अवसर नौजवानों को मिलेंगे। तो इस प्रकार की कई बातें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बजट के अंदर जो हुई हैं। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जी,
जो कोविड से शुरू हुआ, 1 साल के लिए 80 करोड़ लोगों को पुनः उसकी स्थापना करना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर 66% की वृद्धि करना, फिर से उसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने 79,000 करोड़ का बजट, यानी हर व्यक्ति को माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, कोई गरीब उसके सर पर छत नहीं होगी, ऐसा भारत के अंदर नहीं होगा। इस संकल्प को पूरा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ट्राइबल क्षेत्र के अंदर 740 के करीब नए एकलव्य विद्यालय खोलना जी, और उसके आधार पर उनमें नौकरियों से लेकर के बाकी सृजन करना, और माननीय प्रधानमंत्री ने जनजातीय नौजवानों के लिए समूह विकास के लिए प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन जो शुरू हुआ है, जो 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा, जनजातीय क्षेत्र के नौजवानों की दशा और दिशा दोनों बदलने का संकल्प है। मैं एक सीधा सवाल जानना चाहता हूं, प्राथमिकता में क्या है? देश है या चुनाव है आपके बजट में? जनजाति लोगों के लिए है, इसके लिए है, महिलाओं के लिए है? आपसे सीधे तौर पे समझना ये चाहता हूं, क्या दिमाग में केवल और केवल 2024 है, बात 2047 की करते रहो और ध्यान में 2024 रखते रहो? ऐसा तो नहीं है? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर केवल चुनावी न वो राजनीति करते जी, और न कभी इस प्रकार के बजट में प्रावधान करते। ये माननीय प्रधानमंत्री का जो विजन है जी, आगामी अमृत काल 25 वर्ष जो होंगे जी, उनके अंतर्गत भारत को आत्मनिर्भर भारत कैसे बनाना, गरीबी मुक्त भारत कैसे बनाना, इस दिशा में जो कदम बढ़ा रहे हैं जी, उसमें बजट के अंदर सारे प्रावधान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने किए हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि हर समाज वर्ग को, हर पूरे, जो मैंने सर्वसमावेशी कहा, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर इस दिशा में प्रावधान नहीं किया गया हो। तो माननीय प्रधानमंत्री एक विजनरी व्यक्तित्व हैं और सरकार भी विजनरी उस पर काम कर रही है, इसलिए वित्त मंत्री जी ने इस दिशा में जो प्रयास किए ये इस देश के आगे ले जाने वाले और आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने वाला बजट। कैसे यकीन करें वीडी शर्मा जी, जो आप इतने बड़े दावे कर रहे हैं? वित्त मंत्री ने हमें बताया कि 2014 के मुकाबले 2023 में जब वो बजट प्रस्तुत कर रही हैं, इस देश के लोगों की आय दुगनी हो गई है, 1,97,000 रुपये सालाना हो गई है। और इसी बजट में वित्त मंत्री ये बता रही हैं कि इस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की योजना हम 1 साल के लिए और बढ़ा रहे हैं। आय दुगनी हो गई, फिर भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? लोगों की आय भी बढ़ गई, फिर भी मुफ्त राशन देने की योजना चलानी पड़ रही है। देखिए, दोनों चीजें पैरेलली सरकार की योजना में, इसलिए मैंने कहा ना कि ये विजनरी नेतृत्व है जो उन गरीबों की भी चिंता करता है। क्या इस भारत के अंदर कोई गरीब भूखा तो नहीं सोएगा, लेकिन आय दोगुनी करने का संकल्प है, उस दिशा में भी लगातार प्रयास है जी। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, एमएसएमई पर फोकस किया है, महिलाओं पर फोकस किया है, नौजवानों पर फोकस किया है। तो आय दोगुनी करने का जो संकल्प सरकार का है उस दिशा में तो कदम हम बढ़ा ही रहे हैं। लेकिन अगर कोई गरीब जिसे आज जरूरत है तो उसके साथ भी सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को ताकत देना, प्रधानमंत्री आवास योजना में बजट का इतना प्रावधान करना कि रोटी, कपड़ा और मकान जो प्राथमिक आवश्यकता है ये भी लोगों की जरूरत को पूरी करेगी। तो आय दोगुनी करने से लेकर उन तक पहुंचना ये सरकार का संकल्प है। एक बात आपसे जो समझनी है, वित्त मंत्री ने तो देश के सम्मुख बजट प्रस्तुत कर दिया, एक राज्य के अध्यक्ष होने के नाते ये बजट आम लोगों की समझ में आए, इसके लिए आप भी कुछ करेंगे? क्या आपका संगठन भी कुछ करेगा? क्या संगठन कोई भूमिका निभाएगा जो सरकार के मंतव्य को जन जन तक पहुंचा सके? हम लोगों ने तय किया है कि ये जो बजट, जिसमें 7 लाख रुपए तक के आय पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, आम जनता को इतनी बड़ी राहत दी है, इन सारे मुद्दों पर, इन बिंदुओं पर प्रत्येक जिले से लेकर के नीचे तक हमारे कार्यकर्ता, हमारे एक्सपर्ट इनका अध्ययन करने के बाद लोगों के बीच, प्रबुद्ध लोगों के बीच, समाज के लोगों के बीच जाकर हर जिले में अभी हमारा अभियान पूरे हफ्ता भर हम इस अभियान को चला करके बजट के बारे में लोगों को समझाने से लेकर के आम जनता के लिए किस प्रकार से जन कल्याणकारी बजट है, सर्वहितैषी सर्वव्यापी बजट है,
तो बजट के बारे में भी एजुकेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का संगठन का तंत्र भी प्रत्येक जिले से लेकर के नीचे तक और प्रबुद्ध लोगों में इसका हम अभियान कल से ही प्रारंभ करने का प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है ऑर्गेनाइजेशन की। प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते से मैं भी लूंगा, माननीय मुख्यमंत्री भी लेंगे, और हमारे सभी जिलों में नीचे तक प्रेस के माध्यम से भी और लोगों में अवेयरनेस के लिए भी हम इस बजट को लेकर के लोगों को एजुकेट करने का काम भी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर करेंगे और पूरे देश के अंदर। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका निर्देश किया कि पूरे देश के अंदर इस बजट पर हमें लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडी शर्मा जी इस बजट चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, जो बता रहे हैं, मुग्ध हैं कितना बेहतरीन बजट दिया गया है और सरकार ने जो बजट दिया है उसे अब संगठन जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करेगा। बहरहाल हमारी चर्चा बनी हुई है, पंकज चतुर्वेदी जी मेरे साथ में हैं, मृणाल पंत मेरे साथ में हैं और साथ ही प्रवीण कुमार जी भी मेरे साथ में हैं। प्रवीण कुमार जी से मेरी बातचीत चल रही थी, जाना मुझे पंकज जी के पास है, लेकिन मैं प्रवीण जी से एक सवाल और करना चाहता हूँ। ये सरकार हर बार बताती है आम आदमी हमारी प्राथमिकता में है, आम व्यक्ति हमारी प्राथमिकता में है। 75 साल हो गए ये बात सुनते हुए प्रवीण जी, और यही सरकार हमें ये भी बता रही है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन हम अगले 1 साल तक और देंगे। ये कौन से बजट की सफलता माने जिसमें 80 करोड़ लोग आज भी मुफ्त राशन के मोहताज है देश में? सर, जो बजट बनता है, जो इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड चीजें हैं, इनडायरेक्ट टैक्स एक पूरे पब्लिक को इफेक्ट करता है और जो डायरेक्ट टैक्स है वो सिर्फ ऊपर के उन लोगों को इफेक्ट करता है जो लोग इनकम टैक्स देते हैं। तो वो जो संख्या है उन लोगों की जो इनकम टैक्स देते हैं या जो इनकम टैक्स भरते हैं, वो संख्या बहुत छोटी है जी। लेकिन आम आदमी जो जनता है वो करोड़ों में है, वो बहुत ज्यादा है जिनके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स का इंपैक्ट आता है। सो अगर उन्होंने सिगरेट महंगा किया तो वो जो सब लोग सिगरेट पीते हैं उन सब की जेब से पैसा ज्यादा जाएगा जी। तो छोटी छोटी चीजें, मोबाइल फोन्स और उसके बाद टेलीविजन्स, ये जो छोटे छोटे इफेक्ट हैं इनडायरेक्ट टैक्स के, ये पूरी जनता को इफेक्ट करते हैं जी। और जो निम्न वर्ग, जो छोटे वाला, जो गरीब परिवार है, उसको अगर अनाज फ्री में मिल रहा है या उनको कुछ सहायता मिल रही है तो वो आई थिंक इज अ ग्रेटर कॉज फॉर द सोसाइटी। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी सर, दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, ये कहना है प्रवीण जी का। मृणाल जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, शायद वीडी शर्मा जी की टिप्पणियों पर उन्हें कुछ कहना था, तो मैं एक बार मृणाल जी का हस्तक्षेप सुनता हूँ, फिर पंकज जी के पास चलता हूँ। जी मृणाल जी। हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी किस कदर झूठ बोल रही है वो 2 उदाहरणों से आपको समझाता हूँ जी। पिछले टैक्स रिजाइम में, जहां तक मेरी समझ में आया है पूरा भाषण सुनने के बाद वित्त मंत्री जी का जी, पिछले टैक्स रिजाइम में टैक्स पेयर के पास 2 विकल्प होते थे, नई स्कीम या पुरानी स्कीम जी। आज के भाषण से वित्त मंत्री जी ने पुरानी स्कीम समाप्त कर दी है, केवल नई स्कीम में ही सब लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा जी। पुरानी स्कीम में 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता था, उसके ऊपर 50,000 की एनपीएस की छूट मिलती थी, उसके ऊपर 1.5 लाख की एटीजी की छूट मिलती थी। इस तरह से 7 लाख की आय पे पहले भी कोई टैक्स नहीं मिलता था जी। अब आज वित्त मंत्री जी कह रही हैं कि 7 लाख तक छूट नहीं मिलेगा, हमने छूट की सीमा बढ़ा दी। जब पहले भी कोई टैक्स नहीं लगता था 7 लाख तक की आय पे, तब वित्त मंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि 7 लाख तक की आय पे अब टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि 3 से 6 की लाख पे 5% टैक्स लगेगा, टैक्स स्लैब है जी। 6 से 9 की आय पे 10% टैक्स स्लैब है। अगर 7 लाख तक की आय पे कोई टैक्स नहीं लगेगा तो ये 3 लाख से 6 लाख तक की आय पे 5% टैक्स का टैक्स स्लैब कहां से आ गया? इसका मतलब उन्होंने केवल भाषा बदली है, मध्य प्रदेश के या देश के मध्यम वर्ग को कोई नई राहत नहीं दी है। टैक्स स्लैब का केवल नाम पुराने सिस्टम से नए सिस्टम पे आया है। ये वो मुद्दा मृणाल पंत जी ने उठाया है जो सवाल के तौर पर मैंने प्रवीण कुमार जी से पूछा था कि भाई पुरानी स्कीम भी थी, नई स्कीम भी थी, और पुरानी स्कीम में छूट मिलती थी, वो छूट रहेगी या गायब हो जाएगी? मृणाल पंत जी इस निष्कर्ष पर हैं कि अब छूट वूट नहीं रहेगी, तो फिर बदला क्या? 5 लाख पहले भी छूट थी, 1.5 लाख रुपए हमें एटीसी के अंदर छूट मिल जाती थी जो भी हम सेविंग्स करते थे, दूसरा 50,000 रुपये की छूट मिल जाती थी एनपीएस के तहत। सब उड़ गया, मामला वहीं का वहीं रह गया। खाना यूं खा रहे थे, अब यूं खा के लेंगे। क्या कहते हैं प्रवीण जी,
खेल हो गया मध्यम वर्ग के साथ। ये जो डिस्काउंट लेने के लिए आपको 1.5 लाख रुपया एक जगह देना पड़ता था, 50,000 रुपया दूसरी जगह देना पड़ता था, आपकी जेब से 2 लाख रुपए जाते थे, तब जाके आपको वो कैसी बात कर रहे हैं प्रवीण जी, आप जैसा कुशल टैक्स विशेषज्ञ ये बात दलील देगा हमें? बचत को प्रोत्साहित करने के संस्कार में पली है भारतीय जनता। अतीत में अगर कोविड जैसे दौर में या आर्थिक मंदी जब आई थी 2009-10 के दौर में, तो ये देश इसीलिए बचा था। तमाम विशेषज्ञ मानते हैं कि भारतीयों में एक बचत की इच्छा रही है, संस्कार रहा है। अब वो 1.5 लाख और 50,000 इस बहाने बचत होती थी, अब उड़ा दो, और जब संकट आए तो हाथ पसार दो। जो मैं कहना चाह रहा हूं कि नए रिजीम में आप बचत करें या ना करें, आपको टैक्स बेनिफिट फिर भी मिलेगा, रिबेट। ये टैक्स बेनिफिट कहां रहा? 7 लाख रुपए तक के टैक्स पहले भी नहीं लगता था, अभी नहीं लगेगा। पर पुराने रिजिम के अंतर्गत, पुराने प्रावधान के तहत लोग इस बात के लिए प्रेरित होते थे कि आड़े समय के लिए कुछ पैसा बचा कर रखें। उनकी एक बचत बनती थी, उनकी एक पूंजी बनती थी। इस नई घोषणा से वो बचत कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, ये आशंका है। पंकज जी मेरे साथ में हैं, क्या कहते हैं पंकज जी? इसी भारतीय परिवेश में पले बड़े शख्स हैं पंकज चतुर्वेदी, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। थोड़ा मोटिवेट कीजिए, क्या करें? चारबाग दर्शन की ओर चलें, मस्ती में जियो, कर्ज लेकर घी पियो? नहीं, मैं चलता हूँ जिस दर्शन की ओर प्रवीण जी बात कर रहे थे जी। पहले विषय तो ये कि अभी इस बात को लेकर बहुत स्पष्टता नहीं है जी। जैसा प्रवीण जी ने कहा कि अभी वित्त मंत्री का भाषण समाप्त हुआ और हम बैक टू बैक डिबेट में हैं जी, और हमने भी हिमांशु जी उतना ही नोट किया जो डिबेट के साथ तैयार करना था। शायद प्रवीण जी को भी समय नहीं मिला होगा उसका अध्ययन करने। एक विषय, दूसरा विषय बहुत स्पष्ट है हिमांशु जी कि 7 लाख तक की टैक्स छूट पर यदि 35,000 करोड़ रुपए का आउट गो है, यानी सरकार को कम टैक्स मिल रहा है, इसका मतलब सरकार छूट दे रही है जी। ये शब्द भी वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है। तो हमको कांग्रेस से आशा है ही नहीं कि प्रशंसा करेंगे। हम तो हिमांशु जी उस जिस मुद्दे पर प्रवीण जी ने उल्लेख किया, जिस मुद्दे पर अभी गर्ग साहब हमारे साथ थे, शायद अभी स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं, जो मुख्य मुद्दा ये है कि देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आपको रोजगार स्वरोजगार की बात करनी पड़ेगी और उसके लिए भारत में एमएसएमई सेक्टर पर सरकार बहुत काम कर रही है, स्टार्टअप पर काम कर रही है। 20 लाख करोड़ रुपए कृषि के स्टार्टअप के लिए, ये हेल्थ की बात करते, फार्मा सेक्टर पर और मेडिकल इक्विपमेंट सेक्टर्स के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है और वहां नई नई तकनीक की बात की जाए ताकि हम संपन्न हो। जो हम अभी पड़ोस के देशों की बात कर रहे थे, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश की, हिमांशु जी मेरी रुचि थोड़ा पढ़ता हूं तो वहां विसंगति यही हिमांशु जी कि वहां छोटे बड़े हर प्रकार के उद्योग धंधे समाप्त हैं और वहां आयात अधिक है, निर्यात शून्य के बराबर है। और यही भारत की विशेषता और विशिष्टता पिछले 7-8 सालों में है कि हमने निर्यात पर प्रोत्साहन दिया है। वो भारत जो टीके के लिए इंतजार करता था, स्वदेशी टीका बनाया। दुनिया में हिमांशु जी कोई देश ऐसा है, अमेरिका चाइना की बात कर ले, जिसने 220 करोड़ डोज, 100 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क टीकाकरण का अभियान चलाया हो पूरे देश में, स्वदेश का निर्मित टीका? कोई है ऐसा देश? गरीबी की नहीं है। लेकिन ये सवाल थोड़े और भी हैं। या आपकी जो सरकार है ना, ये आम आदमी के हित का सोचने वाली सरकार है, ऐसा दावा आपका रहता है। इस बजट के प्रावधान के तहत कुछ महंगा और सस्ते के भी आंकड़े आए हुए हैं, तालिका आई हुई है। तो उसमें यह बताया गया है कि जो चांदी से बने हुए जेवर हैं वो महंगे हो जाएंगे इस बजट के बाद, और साथ में ये बताया है कि हीरे के बने हुए जो आभूषण हैं वो सस्ते हो जाएंगे। अब मैं आपसे समझना ये चाहता हूँ पंकज जी, ये किसकी रियायत है, किसके लिए रियायत है, किसके लिए राहत है? तो अब क्या उम्मीद करें कि जो आम आदमी है इस देश का वो तो खरीदेगा हीरे के आभूषण, और जो समृद्ध वर्ग है, अमीर वर्ग है, वो खरीदेगा चांदी के आभूषण। तो सरकार ने इसलिए व्यवस्था की है, हीरे के आभूषण सस्ते कर दिए हैं और चांदी के जो आभूषण है उन्हें महंगा कर दिया। तो थोड़ा पंकज जी इस पर रोशनी दे दे, बड़ा बेचैनी है मुझे ये समझने की। पूरी टॉर्च में पाते रोशनी। हिमांशु जी, वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम प्रयोगशाला में जो बने हीरे हैं उन हीरों को प्रोत्साहन देंगे और वो हीरे जो है वो उनके गुण और योग्यताएं प्राकृतिक हीरों के समान होती हैं। तो वो प्रयोगशाला के हीरों का विषय है। और सोना और चांदी की यदि बात करें हिमांशु जी, तो आज भी भारत में जो 90% सोना है
वो भारत में नहीं होता है सर। हम भले ही रुपये में पेमेंट करते हैं पर आता डॉलर में ही है वो। और यही स्थिति दूसरी धातु की भी है। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीजें जिन पर भारत का पैसा जाता हो, डॉलर हमारी विदेशी मुद्रा जाती हो, यदि उनको महंगा किया जाए तो उसमें क्या आपत्ति है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको कोई जानकारी है पंकज जी, थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाएगा कि जो ये हीरे प्रयोगशाला में बने हुए हैं ये देश में बनने शुरू हो गए हैं, या आपकी जानकारी में है कि ये जो प्रयोगशाला में बने हुए हीरे हैं ना, इनको भी लेने के लिए हमें डॉलर में ही भुगतान करना पड़ता है। प्राकृतिक हीरे फिर भी पन्ना वन्ना में थोड़े निकल जाते हैं। ये यहाँ देश में बनाने की बात की जा रही है जी, ये देश में बनाने की बात की। और मैं इसलिए तो आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि मेडिकल सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो, मेडिकल इक्विपमेंट का सेक्टर हो, एमएसएमई के डिफरेंट सेक्टर हो, कृषि का सेक्टर हो, रेलवे का सेक्टर हो, वेस्ट मैनेजमेंट का सेक्टर हो, गोवर्धन का सेक्टर हो, हर जगह सरकार की कोशिश ये है कि अधिकतम स्टार्टअप और लोग स्वरोजगार पर जाएं। तो मृणाल जी, कम से कम अब तो आपको सरकार का आभारी होना चाहिए। सरकार ने चाहा है कि आम आदमी की पहुंच तक हीरा हो, इसलिए हीरे के संदर्भ में प्रावधान कर दिए गए हैं। कम से कम इसके लिए तो आभारी होइए। कब तक नाराज रहेंगे आप ऐसे ही? मैं तो हिमांशु जी विपक्ष में रहते हुए भी इस सरकार का आभार व्यक्त करता अगर आम आदमी और गरीब आदमी को राहत देने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान होते जी। लेकिन वास्तविकता यह है कि चाहे हीरे का आभूषण हो चाहे चांदी का, दोनों ही आज की इस स्थिति में आम आदमी की पहुंच से दूर है जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा पंकज जी बता रहे थे, वास्तव में पिछले 3 सालों में भारत का निर्यात घटा है और आयात 2 गुना से ज्यादा बढ़ा है। केवल चीन का उदाहरण ले लीजिए जो सीमा पर हमें आंखें दिखा रहा है। कल वित्त मंत्री जी ने कहा है, उनके कागजों में है, रिकॉर्ड से बोल रहा हूं जी, चीन को होने वाला, आऊंगा पंकज जी, एक बार मृणाल जी की बात पूरी हो जाने दीजिए जी। 37% घटा है और चीन से जो हम सामान बुलाते हैं वो 2 गुना बढ़ा है पिछले 3 सालों में जी। 2 गुना हिमांशु जी, और किसी देश से नहीं, केवल चीन की बात हो रही। तीसरी चीज, जो 10 लाख रुपए का पूंजीगत व्यय किया है, ये एक अच्छा निर्णय हो सकता था जी। लेकिन इस सरकार की क्षमता ये 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की नहीं है जी। मैं मेरे यहाँ का उदाहरण देता हूं, इंदौर का जी। 250 रुपए इंदौर मनमाड़ रेल लाइन के लिए जो पिछले बजट में स्वीकृत हुए थे, पूरे के पूरे लैप्स हुए हैं जी। महू अकोला रेल लाइन के लिए जो कुछ करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे, उसमें 1 रुपया भी केंद्र की सरकार खर्च नहीं कर पाई है। केवल अलोकेशन करने से जनता को राहत नहीं मिलती, उससे रोजगार का सृजन नहीं होता। उसके लिए उसको खर्च करने का एक रोड मैप सरकार के पास होना चाहिए। दुर्भाग्य से इस सरकार के पास वो क्षमता नहीं है कि पूंजीगत व्यय का सही तौर पे उपयोग कर सके। इसलिए मुझे ये देखकर ऐसा लगता है, पूंजीगत व्यय के नाम पे 5-7 उद्योगपतियों को पैसा देने की साजिश इस सरकार ने रची है। पर आप नहीं मानते कि इस सरकार का ध्यान अंतिम व्यक्ति तक है? एक बड़ी घोषणा जो इस बजट के अंदर हिस्सा बनी है वो है शहरों में नालों की सफाई के लिए योजना। वित्त मंत्री ने घोषणा की, अब मेन होल जो हैं उनकी सफाई के लिए कर्मचारियों को नीचे नहीं उतरना होगा। कैसे ना माने कि ये सरकार संवेदनशील नहीं है? इस स्तर तक कौन सोचता है? क्या देश की वित्त मंत्री के संदर्भ में आप इस बात के लिए आभारी नहीं होंगे? हिमांशु जी, 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान उन्होंने शहरों में इस तरह की योजनाओं के लिए किया है जी। आज से 10 साल पहले 2012 में जब JNURM लागू हुआ था जी, उस समय 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रतिवर्ष की सरकार उस समय 10 साल पे किया था। आज महंगाई उस समय की तुलना में 2 गुनी हो चुकी है, यानी जो प्रावधान 24,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए था वो घटा के इस सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए कर दिया है। उसमें एक छोटी सी बात भावनात्मक उल्लेख के तौर पे अगर वित्त मंत्री जी ने कही तो ये बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि आम जनता को या शहरी जनता को या शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने में वित्त मंत्री जी कोई मदद करना चाहती है। तो मृणाल जी का कहना है भावनात्मक बातें ज्यादा हैं, तथ्य कहाँ है? 10,000 करोड़ का प्रावधान कर रहे हैं। हमारे समय में 12 साल पहले इसी योजना के तहत 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ करता था। तो मैं वापस किसके पास आऊं? प्रवीण जी के पास ही चलता हूं। हालांकि पंकज जी हस्तक्षेप करने जा रहे थे, एक बार संजय तो पंकज जी का हस्तक्षेप ले लेते हैं। उन्हें बहुत ऐतराज हो गया मृणाल जी ने जब ये कहा निर्यात कम है आयात ज्यादा है। क्या हो गया पंकज जी, क्या कह दिया था मृणाल जी ने? यदि भारत के यदि निर्यात की बात करें तो कोई भी सार्वजनिक तथ्य लिख सकते हैं कि देश का निर्यात बढ़ा है, देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। और आप महंगे की बात करते हैं, सस्ते का आपने उल्लेख नहीं किया। खिलौने सस्ते, साइकिल सस्ती, ऑटोमोबाइल सस्ते, मोबाइल फोन सस्ते, कैमरे के लेंस सस्ते,
ई व्हीकल के सस्ती, ई व्हीकल की इससे जुड़ी बैटरी सस्ती, ई व्हीकल की बैटरी, यानी हम एनवायरमेंट की बातचीत करें थोड़ा सस्ते का भी उल्लेख करते थे सर, ये भी आग्रह कर रहा था। ये वो सब चीजें हैं रोजमर्रा काम में आने वाली हैं। नहीं, मैंने बताया तो था हीरे के आभूषण सस्ते, कैसी बातें कर रहे हैं? महंगे में एक बताया, सस्ते में एक बताया, संतुलन रखा था ना। गिना दी सर, बैटरी भी गिना दी, मोबाइल भी गिना दिए सर जी, टीवी भी गिना दी, ये भी सस्ते हुए सर। तो बहुत कुछ सस्ता हो रहा है, ऐसा दावा है पंकज जी का। लेकिन मैं वापस प्रवीण जी के पास आना चाहता हूं, और प्रवीण जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस योजना के अंतर्गत एक नए सहकारिता मंत्रालय के गठन की बात कही गई है। हालांकि मैं समझ नहीं पाया, सहकारिता मंत्रालय बीच में बना था, अमित शाह उसके मंत्री हैं। ये सहकारिता के संदर्भ में जो जोड़ देने की बात है और एक प्राकृतिक कृषि को जोड़ देने की बात है। श्रीलंका की तबाही के संदर्भ में ऐसा बताया जा रहा है कि वो प्राकृतिक खेती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, और हम फिर उसकी बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप? तो ये सवाल तो पंकज जी से भी पूछा जा सकता है। पंकज जी आप ही बता दें, ये भावनात्मक बातें करके क्या देश की हालत ठीक हो जाएगी? उत्तर देता हूं हिमांशु जी, आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा। तो श्रीलंका के बारे में ऐसी चर्चा है कि उन्होंने ऑल ऑफ सडन ये तय किया कि देश में हम प्राकृतिक खेती करेंगे, और प्राकृतिक खेती के चलते जो उनकी फर्टिलाइजर या केमिकल बेस्ड खेती थी वो खेती प्रभावित, बहुत सारी विसंगति श्रीलंका में। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। और भारत सरकार क्या कहा है सर कि 1 करोड़ किसानों को अगले 3 वर्ष में तैयार किया जाएगा प्राकृतिक खेती के लिए जी। देश के मात्र 1 करोड़ किसानों को सर, और धीरे धीरे प्राकृतिक खेती पर प्रोत्साहन किया जाएगा। और उसमें सबसे दूसरा पक्ष जिस पर काम किया जा रहा है प्राकृतिक खेती के साथ साथ, वो है मिलेट्स सर, श्री अन्न की जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं जी। और भारत सरकार के आग्रह पर, प्रधानमंत्री मोदी जी के आग्रह पर मिलेट्स की खेती, मिलेट्स में हिमांशु जी हम दुनिया के नंबर 1 उत्पादक हैं और दुनिया के नंबर 1 निर्यातक हैं। मैं पंकज जी बीच में रोकना चाहूंगा, ये प्राकृतिक खेती के संदर्भ में हम प्राकृतिक खेती तो करते आ रहे थे, हालत क्या हो गई थी कि इस देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री, जिनका आप लोग भी बड़े सम्मान के साथ उल्लेख करते हैं क्योंकि वो गांधी नेहरू परिवार से ताल्लुक नहीं रखते हैं, उन्हें आह्वान करना पड़ा था इस देश में भूखा रहने के संदर्भ में, उपवास करने के संदर्भ में, और हरित क्रांति जो आई वो इन उर्वरकों और इन बीजों के इस्तेमाल के साथ आई। अब हम वापस प्राकृतिक खेती की ओर जाने की बात कर रहे हैं, किस लिए हिमांशु जी? इसलिए कि ये जो खेती हुई, जो फर्टिलाइजर और केमिकल बेस्ड खेती, आपको पता है हिमांशु जी, बिल्कुल पता होगा कि पंजाब से एक ट्रेन चलती है, उसका नाम है कैंसर एक्सप्रेस। क्यों चलती है सर? इसलिए चलती है कि ये जो बहुत सारी केमिकल बेस्ड जो फार्मिंग है, इसने बाय डिफॉल्ट न्यूट्रिशन की बजाय बीमारियां, यानी पोषण की बजाय बीमारियां देना शुरू कर दिया। इसलिए प्रधानमंत्री जी, मैं जिस मिलेट्स की बात कर रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है हिमांशु जी कि मिलेट में पानी कम लगता है, पोषकता ज्यादा होती है, खर्चा कम आता है, उर्वरक फर्टिलाइजर केमिकल की आवश्यकता कम होती है, कम पानी में, कम कीटनाशक में, कम उर्वरक में ये मिलेट पैदा हो जाते हैं, पौष्टिक होते हैं। तो जो पोषण की जो विषय है वो कवर हो जाएगा, प्राकृतिक खेती का जो आपका विषय है वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। इसीलिए उस पर, और प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर दुनिया में मिलेट ईयर मनाया जा रहा है 2023 को, और मिलेट्स के डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूट खोल रही सरकार के, मोटे अनाज जिनको मिलेट्स कहते हैं। और हिमांशु जी अब दुनिया समय उल्टी चल रही है, पहले हमारे पूर्वज मोटा अनाज खाते थे, स्वस्थ रहते थे, पतले रहते थे। अब आज का जमाना पतला अनाज खा रहा है, फास्ट फूड खा रहा है, और मोटा और तमाम प्रकार की विषय है। तो क्या करेंगे पंकज जी, लोग स्वाद और सेहत के चक्कर में पड़ते हैं और स्वाद को अहमियत देते हैं। अब आप भी तो जो योजना चलाए हुए हैं 80 करोड़ लोगों को अन्न वितरण के संदर्भ में, उसमें दे क्या रहे हैं? ये मिलेट्स ही दीजिए ना, देखे लोग कितना तैयार होते हैं आपका दिया हुआ अनाज लेने के संदर्भ में। सबको गेहूं चावल ही चाहिए ना अनाज के तौर पर। इस संघर्ष को तो आप जानते ही हैं। जी पंकज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमने तो देखा कि 2023 तो मिलेट वर्ष जब भारत मना रहा है, पूरे देश से आग्रह किया तो शुरुआत करेंगे। और ये दुख का विषय है कि पिछले 60-70 सालों की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, और जब इस सरकार के समय ये विसंगति सामने आई कि पोषण की समस्या, बीमारियों की समस्या, अप्राकृतिक खेती की समस्या, तमाम विसंगतियां, तो मिलेट्स पर बातचीत कर रहे हैं। मेरा इसीलिए हिमांशु जी आग्रह है कि आलोचना होना चाहिए, निश्चित तौर पर प्रतिपक्ष का अधिकार है, खूब डट के आलोचना करें। और यदि जो बिंदु ऐसे हैं जो जनहित के बिंदु है, क्या बजट सिर्फ आलोचना करने के लिए है? क्या यदि टैक्स की छूट है, मिलेट की बात है, प्राकृतिक खेती की बात है, स्टार्टअप की बात है, एमएसएमई की बात है, जनजाति वर्ग की बात है, तो क्या कुछ भी उनके प्रोत्साहन से यदि कुछ हो रहा है तो कांग्रेस को उस पर आपत्ति है?
पंकज जी का मौलिक सवाल है, क्या केवल आप विपक्ष में इसलिए बजट के हर प्रावधान को लेकर आलोचना ही करेंगे? इतने प्रयोग करने की बात हो रही है, देश की बेहतरी के लिए बात हो रही है, तो उसके संदर्भ में क्या सरकार का कोई ध्यान नहीं होगा? क्या उसमें सरकार को कोई सराहना नहीं मिलेगी? ये सवाल है। लेकिन मैं एक आखिरी सवाल के लिए जाना चाहता हूं प्रवीण जी के पास में, और स्टार्टअप्स के संदर्भ में जाना चाहता हूं। प्रवीण जी, ये स्टार्टअप्स को लेकर बात बहुत की जाती है। वस्तुतः ये स्टार्टअप्स के संदर्भ में जितनी बात कही जाती है, जितने प्रोत्साहन देने की बात कही जाती है, अतीत के संदर्भ में आप मानते हैं कि इन्होंने वैसा प्रदर्शन किया है जैसी बात कही जाती है, या एक शब्द अच्छा लगता है इसलिए ये बात कही जा रही है? सर, स्टार्टअप का एक बहुत मेजर कैरेक्टरिस्टिक जो है जी, वो ये है कि हर एक छोटा उद्यमी अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू करे और आईटी से रिलेटेड उसके अंदर कुछ करे, तो इसमें सक्सेस रेट तो कम होता है जी, लेकिन इसके अंदर एक जोखिम रहता है। जो आदमी अपना ये काम शुरू करता है उसके अंदर उसको अपनी पूंजी लगाए, या उसके जो इन्वेस्टर हैं या उनके दोस्त हैं या उनके रिश्तेदार हैं वो पूंजी लगाएं, तो उस पूंजी को डूबने का बहुत डर रहता है। तो ये एक बहुत साहस वाला कदम होता है कि स्टार्टअप शुरू करें। बट अगर स्टार्टअप वाले इस बजट को सुनेंगे तो दे विल स्टार्ट डांसिंग, क्योंकि जो बजट के अंदर स्टार्टअप्स को और ये इस सरकार का रहा है शुरू से कि स्टार्टअप्स को हमेशा से बढ़ावा दिया गया है। तो मेरे ख्याल से ये जो स्कीम्स हैं कि जो छोटे उद्यमी को, जो छोटे स्टार्टअप कर रहे हैं, जो बच्चे इतने हमारी 28% हमारी 28 से नीचे की एज एवरेज एज है, तो जो हमारे युवा जो काम करना चाह रहे हैं उस काम के लिए अगर उनको बढ़ावा मिलता है या उनको कुछ टैक्स में रियायत मिल जाती है तो उनके लिए ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। ये उनके लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। अब मैं आखिरी दौर में बातचीत के लिए रुक कर रहा हूं मृणाल जी और पंकज जी के पास। मृणाल जी, सरकार ने बजट पेश करते हुए बताया है कि हमारा ध्यान 2047 पर है। क्या सरकार के इस दृष्टिकोण को लेकर आप कोई दृष्टि देना चाहेंगे, कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? आज जो ग्रामीण भारत और गरीब मध्यम वर्ग की स्थिति है वो आज सरकार से राहत चाहती है। अच्छा होता कि सरकार प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार 2,000-5,000 रुपए के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की घोषणा करती, ताकि बड़ी संख्या में रोजगार जिन लोगों का नोटबंदी के कारण और फिर कोरोना के कारण छूटा था वो आर्थिक मुख्यधारा में एक बार शामिल हो सकते, अपने परिवार में खड़े हो सकते। अच्छा होता सरकार पेट्रोल डीजल की कम करने की घोषणा करती, मध्यम वर्ग से, आम लोगों से लूटने की प्रवृत्ति बंद करती, कुछ पैसा जेब में बचता जी। तो फर्टिलाइजर को कुछ सब्सिडी मिलती, खेती कुछ लाभ का धंधा बनती, किसान प्रोत्साहित होते। उसकी जगह वित्त मंत्री जी क्या कर रही, अपने बजट भाषण में कह रही हैं कि कोदू और कुटकी के निर्यात में भारत देश में सबसे, दुनिया में नंबर 1 है, जबकि कोदू और कुटकी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में केवल हिंदुस्तान में ही होती है, दुनिया में कहीं होती ही नहीं जी। तो ये मोटे अनाज को लेके जहां बात करनी चाहिए थी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की, वहां बात हो रही है प्राकृतिक खेती की, क्योंकि आज गेहूं की कीमत सर्वकालिक उच्चतम स्तर पे है। 40 रुपए 35 रुपए किलो का गेहूं और आटा बाजार में बिक रहा है। ये कम करने की जरूरत है मध्यम वर्ग को और किसानों को राहत देने के लिए, गरीब वर्ग को। उसके बनिस्बत जुमलेबाजी इस बजट में ज्यादा है, हिंदुस्तान की जनता का दिल टूटा है। तो कुल मिलाकर मृणाल जी तो निष्कर्ष पर पहुंचे हुए हैं, जुमला सरकार एक बार फिर जुमलेबाजी पर ही उतारू थी, वास्तविकता से इसका कोई वास्ता नहीं है, आम आदमी को राहत देने की कोई मंशा नहीं है। पंकज जी, अब आखिरी बात आपको कहनी है, सत्तारूढ़ दल के आप प्रवक्ता हैं, क्या कहते हैं? इस बजट से झूम गया देश, मुग्ध हो गए लोग, सारे कष्ट, सारे परेशानी, सारे दुख, सारे तकलीफ समाप्त आज के बाद? कांग्रेस के मित्र ढंग से अध्ययन करते तो शायद वित्त मंत्री जी के भाषण को मिसकोट नहीं करते जी। वित्त मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि मोटे अनाजों के मामले में भारत निर्यात में नंबर 1 है, भारत मोटे अनाज के मामले में जी, और ये सत्य वचन है। और भारत मोटे अनाज का सर्वाधिक उत्पादक है, ये भी सत्य, ये कहा, सुन लीजिए वित्त मंत्री का भाषण, तो रिकॉर्डेड सब्जेक्ट पढ़ा। दूसरा, यदि भारत पिछले 8 सालों में यदि विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाए और भारत इस योजना पर काम करे कि 2030 तक भारत 3रे नंबर की विश्व की अर्थव्यवस्था बने, तो कांग्रेस को तकलीफ है हिमांशु जी। यदि भारत में 315 लाख मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन होता हो, भारत की प्रति व्यक्ति आय डबल हो गई हो, भारत में गरीबी कम हो रही हो, भारत में एमएसएमई की ग्रोथ हो रही हो, भारत में सबसे अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप हो, भारत स्टार्टअप का 3रा सबसे बड़ा हब हो कि जिसको दुनिया नोटिस कर रही हो,
आज प्रकाश स्तंभ की भांति यदि दुनिया भारत की इकोनॉमी को देख रही है तो कांग्रेस को दर्द, इसीलिए मैंने कहा था। पंकज जी मैं रोकता हूं, कांग्रेस को किससे तकलीफ है नहीं है मुझे नहीं पता, पर मुझे तकलीफ है। 137 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोग इस लायक ना हो कि वह अपनी मेहनत की कमाई से रोटी 2 टाइम की खा सकें। सरकार ये बताए कि ये हमारे रहमो करम पे हम इन्हें मुफ्त का राशन दे रहे हैं तो ये जिंदा रह रहे हैं, तो उसके बाद में इतनी उपलब्धियां जो आप गिना रहे हैं ना, उस पर सवाल खड़ा हो जाता है। आधी से ज्यादा आबादी 80 करोड़ लोग, कुल आबादी देश की 137 करोड़। सवाल उठेगा ना पंकज जी, इसका उत्तर देना होगा आपको। अगर आप अपनी उपलब्धि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त योजना के तहत राशन देना बताएंगे तो फिर बाकी उपलब्धियों पर सवाल उठेंगे। आप विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाए चाहे तीसरी, जिस अर्थव्यवस्था के तहत इस देश में रहने वाला आदमी मेहनत की जगह खैरात की रोटी खाने को मजबूर हो, उसमें गर्व कैसे कर सकते हैं? उस व्यवस्था पे गर्व कैसे कर सकते हैं? चाहे वो कांग्रेस की देन हो या भाजपा की देन हो या 75 साल के कुल सफर की उपलब्धि के तौर पर देखें। हिमांशु जी उत्तर दूं? हाँ, आपका ही तो इंतजार। सर मैंने सर 2011 से मुझे डिबेट करने का अवसर मिला है सर। मैंने सर आज तक ऐसी कोई डिबेट नहीं देखी जिसमें एंकर जो है अपनी हिसाब से चीज सेट ना करे। अभी प्रवीण जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर हिमांशु जी उत्तर दिया कि ये दोनों व्यवस्थाएं सर समानांतर चल रही हैं और इस देश में 8 साल के सेवा काल के बाद इस सरकार ने नोटिस किया कि पिछले 60-65 साल में ऐसी विषम परिस्थिति बनी कि 1971 में गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार जो 71 के पहले थी और 71 के बाद भी 14 तक बहुत लंबे समय तक रही, वो गरीबी पर काम नहीं कर पाई। और कोरोना काल के बाद देश में ऐसा व्यक्ति जो उद्योग धंधों छोटे छोटे कामकाज करता था, यदि वो आज किसी कारण से कोरोना के चलते परेशान हो गया तो क्या हिमांशु जी हमारा नैतिक दायित्व तो नहीं कि हम उसको अनाज उपलब्ध कराएं? तो उसको यदि इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए कि 80 करोड़ को अनाज, फिर काय की उपलब्धि, तो हिमांशु जी अन्याय उस गरीब का आप मजाक उड़ा रहे हैं जिस गरीब ने 2 साल में कोरोना में अपनी रोजी रोटी को खोया और सरकार उसकी मदद कर रही है। वो सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं जो आज भारत की इकोनॉमी पर सवाल खड़ा करते हैं। 2 साल के उस दौर में यदि आज वो हैरान परेशान सड़क पर है तो हर भारतीय का दायित्व हिमांशु जी, यदि कोई इस पर सवाल खड़ा करता है तो उस गरीब का मजाक उड़ा रहा है जो 2 साल में कोरोना मजाक तो आप उड़ा रहे हैं माननीय पंकज जी। अभी आप बता रहे थे देखो हम विश्व की कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, देखो हमने कितने रोजगार पैदा कर दिया, देखो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कितना बड़ा हुआ है, देखो हम आने वाले समय में क्या हो जाने वाले। तो हमने तो मासूम से सवाल कर लिया सर, आप सब कुछ हो गए, बहुत अच्छी बात है, पर इस देश में 80 करोड़ लोग अपनी मेहनत की रोटी नहीं खा पा रहे हैं, उनके लिए कुछ कर दीजिए। तो आप इतने नाराज हो गए, इतने गुस्सा होने लगे। तो भाई आपका नजरिया है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के वित्त मंत्री ने आने वाले समय के लिए एक कार्यक्रम बजट के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उस बजट की मीमांसा का दौर जारी है। बजट भाषण हुआ है, पर बजट के प्रावधान, संसद में बोले गए भाषण के इतर किस तरीके से, इसके अध्ययन की और जरूरत है। जैसा प्रवीण जी हमसे कह रहे थे कि अभी इसके और विश्लेषण की जरूरत है, स्वयं पंकज जी ने भी इस बात को कहा। तो हम शाम तक इस सिलसिले को बनाए रखेंगे और उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि देश आने वाले समय में कहाँ जा रहा है। देश को नई उम्मीद इस बजट भाषण के साथ मिली है, क्योंकि तमाम विषयों पर काम करने की प्रतिबद्धता सरकार ने जताई है। वो प्रतिबद्धता के तहत हम कहाँ पहुँचने वाले हैं, इसके विवेचन का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन अभी मुझे दी याद, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी, तक के लिए